दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे 19 से 21 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का संपूर्ण संकलन होगा और तमाम जानकारी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हम हमेशा की तरह आपको विस्तृत तौर पर देंगे। फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। देखिए, बिहार राज्य में किस स्थान पर गन फैक्ट्रियां जो 250 वर्ष से पुरानी है, बंद पड़ी हुई है, इसको रक्षा गलियारे यानी कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत भारत सरकार पुनर्जीवित इनके द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये पहल शुरू हो चुकी है, जिससे अवैध हथियार कारोबार भी कम होगा, साथ ही साथ यहां पर उन्नत हथियार विकसित होंगे, यानी कि आधुनिक रक्षा उपकरण यहां पर तैयार होगा। दोस्तों ये संबंधित है मुंगेर से, मुंगेर में है और इसका जो निर्माण हुआ था एक शस्त्रागार के रूप में 1762 ईस्वी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, यहां पर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि शस्त्रागार का निर्माण किया था और यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को सुसज्जित किया था। तो ये चीजें आप लोगों को हमने बतलाया भी था। फिलहाल अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया है तो करंट अफेयर्स को लेकर डेडिकेटेड प्रिपरेशन की दिशा में आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अभी रिसेंटली एक पीडीएफ जारी हुआ था बिहार स्पेशल का, और जो लोग बिहार एसआई का एग्जाम अभी देकर आए हुए हैं, जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जो आप लोग बतला रहे हैं, बहुत एकदम कह सकते हैं कि अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि हमने जो मेहनत किया था वो चीजें यहां पर देखने को मिला। तो इससे आने वाले और भी जो एग्जाम है वहां पर प्रश्न बनेंगे, चाहे 72वीं बीपीएससी एडीओ और भी कई सारे एग्जाम हैं। तो जरूर इसको लीजिएगा। एक कोर्स जो हमारा है विजेता बैच, उसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फाइनली सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विश्व का सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़े एकल शिवलिंग की जो स्थापना है, ये 17 जनवरी 2026 को ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये बिहार के किस जिले के विराट रामायण मंदिर में की गई है। इस प्रश्न को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखिएगा, बल्कि यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हाल ही में जो इसकी स्थापना हुई है 17 जनवरी को, यह पूर्वी चंपारण में हुई है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वो चीज यहां पर देखिए हमने लिखा है कि पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है, यहां पर यह शिवलिंग को स्थापित किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल शिवलिंग है, जिस पर 1008 सहस्त्र लिंगम भी उकेरे गए हैं। और ऐसी मान्यता दी गई है, मान्यता है एक्चुअली में, कि जो इस शिवलिंग की पूजा करेंगे तो 1008 शिवलिंग के वो बराबर होगा। वो आपको छोटे छोटे यहां पर संरचना में दिखेगा, इस बड़े वाले में उतना शिवलिंग यहां पर है। दोस्तों ये 33 फीट ऊंचा, 210 मीट्रिक टन वजनी और एक ही पत्थर से ये निर्मित है। तो इसलिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, एकल शिवलिंग। देखिएगा हमने प्रश्न में भी वो चीज आपको दिखलाया था, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है। अब यह शिवलिंग जो है तमिलनाडु से लगभग 2565 किलोमीटर की यात्रा करके 46 दिनों में बिहार पहुंचा है। अच्छा, फेसबुक आदि पर यह रील बहुत वायरल हो रही थी कुछ समय पहले, आपने देखा भी होगा। फिलहाल जानकारी स्वरूप कहां से लाया गया है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ। और एक्चुअली यहां पर अगर हम बात करें विराट रामायण मंदिर की जो बन रहा है पूर्वी चंपारण में, निर्माण कार्य जो है वो 2030 तक पूरा होगा। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि महावीर जो मंदिर है पटना में, तो महावीर मंदिर ट्रस्ट की टीम द्वारा इस परियोजना की निगरानी की जा रही है। एक्चुअली महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, हालांकि इनका निधन हो चुका है, तो 20 जून 2023 को जो आचार्य किशोर कुमार थे अध्यक्ष, इनके द्वारा इसकी आधारशिला भी रखी गई थी। एक्चुअली में फाउंडेशन रखा गया था। अब चूंकि मंदिरों की बात हो रही है तो कुछ चीजें अभी हम आपको और बतलाएंगे डिटेल में, लेकिन दोस्तों उससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो है अंकोर वाट मंदिर। वो कहां पर है? वो कंबोडिया में है। अब तक का ये सबसे बड़ा मंदिर है। और अगर हम सबसे बड़े मस्जिद की बात करें वर्तमान समय तक, तो मस्जिद अल हरम जो कि मक्का सऊदी अरब में है। ये चीजें जरूर याद रखिएगा, पॉइंट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कंबोडिया का ही अंकोर वाट मंदिर है।
और ये बड़ी संरचना, एक तो तस्वीर के माध्यम से आपके बीच जो हमने रखा है, ये मुख्य भवन या फिर मुख्य जो मंदिर है वो देख रहे हैं, लेकिन एक वास्तव में बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत बड़ा ये प्रेशर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्यूटराइज एक तस्वीर है विराट रामायण मंदिर की। जब ये बन के तैयार होगा वास्तव में ये काफी भव्य लगेगा। दोस्तों, भारत में मंदिरों को लेकर जो कला है वो बहुत पुरानी है। जो कला यहाँ पर भारत में अपनाए जाते हैं उसको थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। वो चीजें हम आपको भी बतला रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये स्वामी नारायण मंदिर है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है आपको जानकर आश्चर्य होगा। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में जो राजधानी इसकी है अबू धाबी, यहाँ पर यह मंदिर बना है। 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। क्लियर है, इतना आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे, एक्चुअली कुछ जानकारी और दे दें उससे पहले हम, तब जाके हम देखेंगे शैली को लेकर। देखिए, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर अभी राजस्थान के पाली जिले में बना है, जो कि पाली जिले के जॉर्डन गांव में। और इसको लेकर जानकारी यहाँ पर तो दी गई है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक शैली यहाँ पर लिखी गई है कि भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली के तहत एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इसका निर्माण किया गया है। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 3 शैलियां नागर, दड़वीर और बेसर, मतलब ये 3 शैली में मंदिरों का निर्माण होता है। दोस्तों, उत्तरी भारत में आपको ध्यान रखना नागर शैली और दड़वीर शैली जो है ये दक्षिण भारत में, मतलब इस शैली में निर्मित मंदिर एक प्रकार से आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, लेकिन जो बीच में आता है, जो बीच का क्षेत्र है, उसमें जो आपको देखने को मिलता है जो दोनों शैलियों का एक प्रकार से मिश्रण है, उसे कहा जाता है बेसर शैली। अभी हाल ही में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी 2024 को, कहां पर, तो अयोध्या में। ध्यान रखिएगा ये राम मंदिर भी नागर शैली में बना है। अब एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, एक्चुअली पूछा भी गया कई बार, कि नागर शैली की क्या उदाहरण है। तो नागर शैली को लेकर ये जानकारी यहां पर है कि पल्लव काल में लगभग 7वीं शताब्दी में ये शुरू हुई थी और ये चोल काल में मतलब ये अधिक विकसित हुई। बेसिकली इस शैली में एक चबूतरा बनाया जाता है, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण होता है। वो चीजें यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से लिख दिया है। और नागर शैली की जो विशेषताएं हैं, जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, और इस प्रकार से कई सारे मंदिर के उदाहरण हैं जो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ में ये चीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एक जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर और मस्जिद को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में जैसे कि अभी आपको हम एक जानकारी दें, इस स्लाइड में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, अब ये क्या है देखिए, इस वाले पे पहले फोकस कीजिएगा। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का जो निर्माण है ये तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट में किया गया है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की, तो 2023 में अगस्त में बेंगलुरु में बना ये देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस था। और सऊदी अरब के जद्दा में अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण किया गया है। और अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में जापान में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ये सभी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो तमाम चीजें एकत्र करते हुए आपके बीच हमने रखा है ताकि ये आसान हो और ये आपको एक ही जगह मिल जाए, तो वो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके बीच है। देखिए, 16 जनवरी 2026 को बेतिया पश्चिमी चंपारण में शुरू हुई समृद्धि यात्रा, जो नीतीश कुमार की यात्रा है, समृद्धि यात्रा, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा सबसे बड़ा निर्णय लिया है। देखिए, यहां पर 16 जनवरी की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से उनकी यह समृद्धि यात्रा शुरू हुई है। एक्चुअली यात्रा को लेकर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी जानकारी निकल कर आती है वो ये है कि बिहार के सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। जो सरकारी अस्पतालों में जो एक प्रकार से डॉक्टरों की जो कमी है ये पूरी होगी, मतलब इस पर रोक लगेगी एक तरह से। तो ये अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल इसमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एम्पेम्बा प्रभाव, एक सेकेंड, एम्पेम्बा प्रभाव को वैज्ञानिकों ने या फिर वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए अभी हाल ही में
पहला सुपर कंप्यूटर स्वचालित सिमुलेशन किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों अभी इसको लेकर तो हम चीजें जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि पूरी दुनिया की वैज्ञानिक इसको लेकर जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं प्रक्रिया या फिर जिस रूप में ये चीजें हो रही है इसको समझने में अब ये है क्या। एक्चुअली पहले ये जान लीजिए, राइट आंसर है भारत। भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। एक्चुअली ये इफेक्ट जो है, ये जो प्रभाव है, ये कहता है कि ठंडे पानी के कंपैरिजन में जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, वो तेजी से जमता है। तो इसको लेकर जो रिसर्च चल रही थी वो अब पूरी हो जाती है, जिसमें पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए थे। ये एक रहस्यमय प्रभाव है जिसमें कि आपको ध्यान रखना है इस एम्पेबा प्रभाव के बारे में कि यह जो वह परिघटना है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाता है, जो सामान्य भौतिकी के नियमों के एकदम विपरीत तो प्रतीत होता है। इसी को लेकर अभी ये मतलब रिसर्च को लेकर जानकारी सामने आई है। ये पहली बार है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको समझने के लिए एक सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है। मतलब अर्थ यहाँ पर यह है ये कैसे हो रहा है, ये तमाम चीजें कंप्यूटर के माध्यम से, एक्चुअली सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ये विकसित किया गया। पूरी की पूरी जानकारी यहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और आपको ध्यान रखना, सिमुलेशन पानी के सूक्ष्म स्तर यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जमने की प्रक्रिया का एक प्रकार से विश्लेषण करता है, जो पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ था। किंतु हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने ये कारनामा किया है। भारत के नाम ये उपलब्धि दर्ज है और पूरी दुनिया में भारत का एक बार फिर से डंका बजा। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मेरे नजर में है। हो सकता है कि एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों एम्पेबा जो प्रभाव है इसको लेकर एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम बतला रहे हैं कि इसका नाम तंजानिया, जो तंजानिया देश है, इसके एक छात्र इरास्तो एम्पेम्बा, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्होंने ही अपने एक कुकिंग क्लास के दौरान 1963 में, आपको ध्यान रखना, उन्होंने देखा कि गर्म दूध का जो मिश्रण है ये ठंडे मिश्रण की तुलना में जल्दी से जम गया। तो ये चीजें फिलहाल मीडिया में खबरों में है, तो फिलहाल वही जानकारी आपके बीच हमने रखा है। और एक्चुअली तंजानिया के छात्र के ही नाम पर इनका मतलब नाम है। लेकिन एक जानकारी और, दुनिया में सबसे पहले अरस्तु ने अपने ग्रंथ में मेट्रोलॉजिकल में पहली बार लिखा था कि पानी के गर्म पहले से होने पर, आपको ध्यान रखना है कि पानी के पहले से गर्म होने के कारण वह जल्दी जम जाता है। तो पहली बार इसका जो लिखित प्रमाण मिलता है वो अरस्तु के मेट्रोलॉजिकल, जो उनकी एक पुस्तक है, जो रचना है, वहां से मिलती है। आई होप कि हमने इस टॉपिक को लेकर, इस इफेक्ट को लेकर तमाम जानकारी काफी अच्छे से दे दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ पूछा जा सकता है, तो जरूर ये तमाम चीजों को ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र या फिर यूएन से संबंधित 7 एजेंसियों और उनसे संबद्ध निकायों से तत्काल संबंध तोड़ने की घोषणा की है। अच्छा, कुछ समय पहले अमेरिका ने यह घोषणा की थी, वो चीजें हम आपको बतला चुके थे, लेकिन फिलहाल बात हम कर रहे हैं यहाँ पर इजराइल की। कुल मिला के यहाँ पर 7 संगठन से इन्होंने तत्काल रूप से, आपको ध्यान रखना, संबंध तोड़ दिया है और उसी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। मतलब यहाँ पर देखिए, हाल ही के कुछ महीनों में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों पर लगातार पक्षपात और इजराइल विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया है या फिर लगा रही है। तो इसी दौरान अभी हाल ही में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों या फिर उनसे संबंधित निकायों से तत्काल संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों एक बात ये ध्यान रखें, घोषणा 14 जनवरी 2026 को इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिदोन शार, इनके द्वारा की गई। तो ये तो फिलहाल अभी खबरों में है ही। अब यहां पर ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने भी ऐसी घोषणा की थी। यहां पर हमने लिख भी दिया है कि 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन से अमेरिका ने हटने की घोषणा की थी। और ये मतलब बयान आया था व्हाइट हाउस की तरफ से, ये भी अमेरिका विरोधी है, अमेरिका के हित में नहीं है। और इन 66 में से 31 संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है और 35 संयुक्त राष्ट्र से मतलब अलग है, वो अलग संस्था है। उसमें भारत का एक बड़ा जो खास करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पहल है, जिसकी शुरुआत 2015 में फ्रांस के सहयोग से पेरिस में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। दोस्तों इस संस्था से भी अलग होने को लेकर बात कही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती
जाती है। अब दोनों देश को लेकर ये चीजें यहां पर आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के भी संदर्भ में और इजराइल के भी संदर्भ में। क्लियर है? अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। फिलहाल अगले प्रश्न पे आइए, लेकिन उससे पहले चलिए एक जानकारी और काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो बहुत ही जरूरी है ये वाला पॉइंट। अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से अभी हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो मेजर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, मेजर स्वाति शांता कुमार। और अभी हाल ही में ये खास करके संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में कार्यरत है, और अभी हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें सम्मान उन्हें जो मिला है, मतलब किस उद्देश्य से? तो यह सम्मान शांति स्थापना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने को लेकर जो उनका उत्कृष्ट कार्य था, इसको लेकर यह सम्मान उन्हें मिला है। बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली है मेजर स्वाति शांता कुमार। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें देखिए क्या पूछा गया कि 2026 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, और अब भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त या फिर आवागमन पर वीजा के साथ यात्रा कर सकते हैं, यानी कि कितने देशों की फ्री वीजा एंट्री है। यहां पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 80वां स्थान, मतलब 85 से अब ये 80वें स्थान पर आ चुका है, और 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री है भारतीय पासपोर्ट के साथ। अगर आप देखेंगे, देखिए अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आया है। अब पिछला जो रिपोर्ट था 2025 का, वहां पर 50वें स्थान पर था। अब 5 पायदान का सुधार हुआ है, और साथ साथ आप ये जरूर ध्यान रखिए, अब सुधार के साथ 80वें स्थान पर आ गया, और भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक जानकारी और, इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कुल 4 देश हैं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, और ब्रैकेट में हमने लिखा है कि 192 देशों की वीजा फ्री एंट्री के साथ ये पहले स्थान पर है। फिर द्वितीय स्थान पर है जापान और दक्षिण कोरिया, संयुक्त रूप से 188 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ। फिर डेनमार्क आपका आ जाता है तीसरे पायदान पर 186 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, तो चाइना है 59वें स्थान पर, भूटान 85वें, म्यांमार 89वें, श्रीलंका 93, बांग्लादेश 95, नेपाल 96, पाकिस्तान 58वां स्थान है, और अफगानिस्तान जो है इस सूचकांक में सबसे नीचे है 101वें स्थान पर। अच्छा, खराब पासपोर्ट को लेकर यह ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे से अगर हम देखते हैं तो पहले स्थान पर अफगानिस्तान, दूसरे पे सीरिया, तीसरे पे इराक, चौथे पे यमन, और 5वें पे पाकिस्तान। अब सवाल यहां पर यह है, एक बड़ी पॉइंट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, दुनिया की जो सबसे खराब जो 5 देशों के पासपोर्ट है, उनमें टॉप 5 में पाकिस्तान का भी नाम है, जो अपने आप को एटॉमिक पावर कहता है। ये भी एक प्रकार से आप बोल लीजिएगा। अच्छा, एक जानकारी और, वास्तव में अगर आप मुस्लिम देशों में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर जो देश है, अगर ओवरऑल आप बोलेंगे ओवरऑल, तो उसमें तुर्की का नाम आएगा, क्योंकि नाटो का वो सदस्य है, और नाटो का सदस्य होना ही एक सबसे बड़ी पावर हो जाती है। और इसको लेकर कई बार हमने बोला भी है, नाटो का उद्देश्य क्या है, वो एक प्रकार से सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। जो मतलब संबंधित देश हैं वो खतरा अपने ऊपर लेते हैं, किसी भी देश पे खतरा होता है तो वो एक बड़ा मतलब शक्ति आप खुद ब खुद बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिम कंट्री में अगर आप सिर्फ एटॉमिक पावर की बात करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान का नाम वाकई में पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एडवांस खास करके रक्षा उपकरणों की अगर खास करके उस तरह से बात करेंगे, जो मिसाइल हो गया और भी बहुत सारे चीजें जो एडवांस लेवल का है हथियार को लेकर, तो उसमें अगर आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो सऊदी अरब सबसे ऊपर होगा। और सऊदी अरब ने तो अभी हाल ही में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा समझौता भी किया है, जो रक्षा समझौता है अमेरिका में, मतलब अमेरिका के साथ हुआ है, और ये चीजें हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये तमाम चीजें करंट अफेयर्स का यही तो कोर्स है, विजेता बैच, जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। डेली बेसिस पर आपको मटेरियल मिलता है, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, और तमाम चीजें जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे कि मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट। इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। आप डेडिकेटेड रूप से प्रत्येक दिन आधा घंटा, पौने घंटा समय देकर एप्लीकेशन पे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बार बार ये मटेरियल पढ़िए, वो मटेरियल पढ़िए, नहीं। करंट अफेयर्स का जो अभी स्वरूप है एग्जाम में, वो बढ़ता जा रहा है।
तो इसे एक सब्जेक्ट के रूप में लीजिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि एग्जाम नजदीक आएगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है। आप शुरू से ही ये चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, कंप्लीट कवरेज यहाँ पर आपकी हो जाएगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने अपने अधिकारियों के औपचारिक ड्रेस कोड से बंद गला काला कोट, जो यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, जो बटन यहां तक लगी हुई रहती है, तो इसे हटाने को लेकर निर्णय लिया है। इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रिटिश काल की विरासत बताते हुए खत्म करने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? एक तो उद्देश्य यही है, ब्रिटिश काल की विरासत है, लंबे समय से चली आ रही है, इसको समाप्त करने की दिशा में एक पहल है। लेकिन मूल रूप से आप ये ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न में विकल्प है, इसका राइट आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और स्वदेशीकरण को बढ़ावा। दोस्तों, औपनिवेशिक कहने का अर्थ यहां पर यह है, जैसे कि भारत पर अंग्रेजों ने एक प्रकार से वो व्यापार करने यहाँ पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपना व्यापार को बढ़ाते हुए सत्ता में भी भागीदारी ले लिया। एक औपनिवेशिक स्थल के रूप में उन्होंने कार्य किया, लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। तो इस प्रकार से उसी मानसिकता से मुक्ति को लेकर भारतीय रेलवे में जो एकमात्र यही बचा हुआ था, अब इसको भी खत्म कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश भारत का ये एक प्रकार से आप देखते हैं, इसको भी समाप्त करने को लेकर फैसला आ चुका है। तो ये चीज ध्यान रखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इनके द्वारा ये बयान आया था। ये तमाम चीजें खबरों में है। अगले प्रश्न पर आइए। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अब बताएं कि माउंट एकांकागुआ किस देश में स्थित है? और ये बहुत आसान सा सवाल है, अर्जेंटीना में है। ये कई बार हमने इसको लेकर चर्चाएं भी किया है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, अभी हाल ही में इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये त्रिपुरा की है। अच्छा, त्रिपुरा की बात हो रही है तो ये हिमालय या फिर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली ये त्रिपुरा के पहले नागरिक भी बन चुके हैं। कुछ दिन पहले वो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा भी है। 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और ऐसा करने वाले पहले नागरिक बने थे। कहाँ के? तो त्रिपुरा के। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर जो हो रही है माउंट एकांकागुआ की, तो अर्जेंटीना में स्थित है और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है, जिससे यह एशिया के बाहर की ये सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप एशिया को अगर हटा देंगे, बाहरी महाद्वीप की बात करेंगे, महादेश की बात करेंगे, तो वैसे में ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने आपके बीच हालांकि रखा भी है कि विश्व की सबसे ऊंची जो 5 चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची 5 चोटी में माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2, और ये हमने लिखा भी है ब्रैकेट में किस देश में फैला हुआ है, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट लोत्से, फिर माउंट मकालू। ये चीजें जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और इसका वर्णन यहाँ पर अच्छे से हमने आपके बीच किया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो विभिन्न अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे एशिया में माउंट एवरेस्ट, हालांकि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हम आपको बतला रहे थे एवरेस्ट सबसे ऊपर 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये चीजें कई बार हम डिस्कस किए हैं आपके बीच। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिए। जैसे अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, और उसी प्रकार से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात माउंट एवरेस्ट की कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं में दुनिया की पहली महिला जुंको ताबई जो जापान की है, भारतीय महिला बछेंद्री पाल सबसे कम उम्र की लड़की, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला, 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव, फिर पहली दिव्यांग महिला, पहली CISF अधिकारी और पहली दृष्टिहीन महिला। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो 24 मई 2025 तक का इसमें अपडेट आपको देखने को मिलता है और वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से सवाल बने हैं। लेकिन दोस्तों माउंट एवरेस्ट को लेकर जानना अति आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई कई जानकारी है। सर्वप्रथम यहां पर यह ध्यान रखिए कि 1830 से 1843 तक भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल रहे थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। 4 जुलाई 2024 को उनकी 233वीं जयंती मनाई गई। लेकिन यहां पर इसको अपडेट कर लीजिएगा, 4 जुलाई 2025 को अगर बात करेंगे तो 234वीं जयंती मनाई गई। इन्हीं के नाम पर, जो कि इंग्लैंड के एक ब्रिटिश नागरिक थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया
माउंट एवरेस्ट। और मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि स्थानीय लोग इसे सागर माथा कहते हैं, यानी कि स्वर्ग का शीर्ष इस नाम से संबोधित किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान ऑकलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। यहां पर आप दोनों को देख सकते हैं। इनका नाम है सर एडमंड हिलेरी जो ऑकलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि नेपाली पर्वतारोही। ये पहली बार 1953 में सफलतापूर्वक चढ़ाई किए थे। अगले प्रश्न पे आइए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, हाल ही में एलिशा हीली एक महिला क्रिकेटर है। ये भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज जीतने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है। एलिशा हीली किस टीम से संबंधित है? ये एक महान क्रिकेटर रही है। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से संबंधित है, तो विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, ये कदापि नहीं सोचेगा कोई भी खिलाड़ी पूरी दुनिया में कहीं भी संन्यास लेता है तो इस तरह के पैटर्न वाले सवाल हमें बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर बार ही आए, लेकिन जरूर आता है। ध्यान रखिएगा संबंधित किस देश से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। फिलहाल इतनी ही जानकारी है, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगले प्रश्न पे जाने से पहले ये आपको बतला दें, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए एक साथ अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं तो करंट अफेयर्स का ये जो कोर्स है, गोल्ड कोर्स, इसे आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें प्रीलिम्स को लेकर मटेरियल तो आपको मिलेगा ही एडिशनल रूप में, लेकिन बायलिंगुअल में आपको मेंस का कंटेंट मिलेगा। जैसे ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 में भारत करेगा, चौथी बार करेगा। ये चीजें हम डिटेल में आपको एक प्रश्न के माध्यम से बखूबी अच्छे से समझा चुके हैं। और सोन नदी जल बंटवारा समझौता 4 दशक पुरानी एक विवाद थी भारत और झारखंड के मध्य, उसका समाधान हो चुका है। डिटेल में हमने चर्चाएं किया है, आप जरूर देखिएगा। और पटना मेट्रो परियोजना जो 2 लाइन है, ब्लू लाइन रेड लाइन, और कहां से कहां तक शुरुआत हुई है, इसका क्या प्रभाव है कई रूप में, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, वो तमाम चीजें हमने अच्छे से आपको बताया है। और आपको इस कोर्स को लेना चाहिए। अगर जो भी आपके मित्र सहपाठी बीपीएससी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, उन्हें इस कोर्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एक कम फी में हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पटना आदि जगहों पर हजारों रुपये लूट लेते हैं, लेकिन इसमें आपको हम स्ट्रक्चर वे में एक नॉमिनल सा चार्ज पर उत्कृष्ट मटेरियल दे रहे हैं, क्लास और क्लास नोट्स आदि तमाम चीजें। चलिए, प्रैक्टिस यहां पर अच्छे से आपकी हो जाएगी। आंसर राइटिंग जो चल रही है। अगले प्रश्न पे आइए। जापान की प्राचीन समुराई तलवारबाजी कला केनजुत्सु, ये ध्यान रखिएगा, प्राचीन समुराई तलवारबाजी एक कला है, केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होकर दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है पवन कल्याण। ये पहले भारतीय बने हैं जो इस उपलब्धि को हासिल किए हैं। दोस्तों, पवन कल्याण साउथ से, यहाँ पे पहले देख लीजिए, साउथ सिनेमा के एक अभिनेता है, एक एक्टर है, हालांकि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। हाल ही में जापान के प्राचीन समुराई तलवारबाजी कला केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। केनजुत्सु जापान की पारंपरिक तलवार युद्ध प्रणाली है जो समुराई युद्धों दौरान विकसित की गई है। मतलब ये इस दौरान इनके योद्धाओं द्वारा ये प्रणाली विकसित हुई जो जापान से संबंधित है। और अभी हाल ही में एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट सम्मान भी उन्हें दिया गया। यह सम्मान अगर आप देखेंगे जापान के बाहर किसी भारतीय को पहली बार प्रदान किया गया है, तो ऐसे में ये अपने आप में एक विशेष प्रश्न हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश को लेकर यह जानकारी है, यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो जून 2014 में। ये बात आप लोग जानते होंगे, कई बार हमने आपको बताया है। हमारा अगला प्रश्न है माघों का त्योहार। माघों का त्योहार नाम से प्रसिद्ध बोडा उत्सव जो लगभग 1 माह तक चलता है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यहां पर देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, किस राज्य नहीं बल्कि किस जनजाति से संबंधित है। एक्चुअली में जनजाति की बात हो तो हट्टी जनजाति, एक्चुअली हट्टी समुदाय से जनजाति का दर्जा अभी तो रिसेंटली इन्हें मिला है। वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है।
यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में मनाया जाता है। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मकर संक्रांति के बाद जो उनकी पहचान और एकता का प्रतीक है। यह माघों का त्योहार भी कहलाता है, जो माघ महीने में मनाया जाता है और 1 महीने तक चलता है। दोस्तों, किसी भी राज्य में इस तरह के त्योहार उत्सव जो मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ यहां पर हमने ये भी आपके बीच रख दिया है जो प्रमुख जनजाति यहां पर है, गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा, लाहौला और कई प्रकार के, तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और उनकी विशिष्ट संस्कृति व परंपराओं के लिए वो जानी जाती है। लेकिन इसी में से जो हट्टी समुदाय की अभी हम बात कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में ये त्योहार मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को हट्टी समुदाय को आधिकारिक तौर पर, यानी कि ऑफिशियली भारत सरकार अनुसूचित जनजाति के रूप में यह घोषित इन्हें किया था। एक लंबे समय से प्रयास चली आ रही थी, उसको मान्यता दिया था। कब? तो 2023 में 4 अगस्त को, ये डेट ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हट्टी समुदाय को लेकर एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। ये शादी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 2 भाई एक लड़की से शादी करते हैं और इसके पीछे ये कहा जाता है, एक्चुअली हट्टी समुदाय से संबंधित है, बहुत खबरों का विषय रहा। बेसिकली इसके पीछे ये रीजन है, ऐसे तो एक प्रकार से सांस्कृतिक महत्व, मतलब जो उनका एक प्रकार से चला आ रहा है, जो परंपरा है उसको एक प्रकार से बरकरार रखते हुए। दूसरी बात यहां पर, जो अगर मान लीजिए कई बार होता क्या है कि समाज में 2 भाई हैं और दोनों का परिवार जब अलग होता, जो सेपरेट रहने लगते हैं, तो खास करके जो जायदाद होते हैं उसका बंटवारा हो जाता है। अब इस समुदाय में ऐसी मान्यता है कि अगर पत्नी एक रहेगी तो बंटवारा जायदाद का नहीं होगा। तो ये चीजें भी एक प्रकार से मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन भारत में किसी महिला के अगर 2 मर्द हैं, मतलब 2 शादी करना कानूनन अपराध है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। ये चीजें यहां पर वर्णित किया गया है। चलिए, उसके बाद यहां पर आइए अगले प्रश्न पे, कौन सा कथन सही है? 2 दिवस का इसमें वर्णन है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 12 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस 16 जनवरी। नहीं, ये बिल्कुल उल्टा लिखा गया, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, ये यहां पर सत्य तो नजर आ रहा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। चलिए, यही हमारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे एक बार फिर से देख लीजिएगा, दोनों दिवस 12 जनवरी को, नहीं ये गलत है। दोनों दिवस 16 जनवरी को, ये भी गलत है। तो विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है और युवा दिवस तो आप लोग जानते ही हैं 12 जनवरी को। क्लियर है? एक और प्रश्न है कि 74 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुए दविंदर सिंह गर्चा, जो अमृतसर के रहने वाले थे, इनका संबंध किस खेल से था? जो 1980 मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, खबरों का विषय है, हॉकी से संबंधित थे, जिनका अभी 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। क्लियर है? इतनी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का ये सेशन समाप्त होता है। ये रहा आज के क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हालांकि इसकी जानकारी अभी आज वाले क्लास में भी थोड़ी हमने आपको दिया था, मतलब ये हमने बोला था, वो चीजें यहाँ पर प्रश्न में वही तो पूछा गया है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और जितनी भी जानकारी इससे संबंधित है वो तमाम चीज लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने से होता क्या है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और दोस्तों, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यही वो करंट अफेयर्स का क्लास है, इसको आपको ज्वाइन करना है। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।